बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूल और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जब लहलहाते हैं खेत खलियान तो खुश रहते हैं हमारे किसान। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति। कृषि जगत से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियां देने से पहले आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम गुप्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। लातेहार के मछली पालकों के लिए रियरिंग तालाब निर्माण योजना। कृषि उत्पाद बाजार समिति और ग्रामीण हाट में कोल्ड रूम बनाने की है योजना। शिमला मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए लगाए उन्नत प्रभेद भारत। अब समाचार विस्तार से। नीति लातेहार जिला में मछली पालन के विकास के लिए रियरिंग तालाब निर्माण योजना चलाई जा रही है। इसकी कुल योजना लागत 5,08,000 रुपए है। इसमें अनुसूचित जनजाति के लाभुक को कुल योजना लागत का 80% और अन्य श्रेणी के लाभुक को 70% अनुदान देने का प्रावधान है। लातेहार के मछली पालक इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय में 30 अगस्त तक आवेदन दे सकते हैं। झारखंड सरकार के उद्यान निदेशालय द्वारा अब गांव और किसानों के करीब शीतगृह यानी कोल्ड रूम बनाने की योजना है। इसके लिए शुरुआती चरण में राज्य के 10 कृषि उत्पाद बाजार समिति को कोल्ड रूम बनाकर दिया जाएगा। एक कोल्ड रूम की लागत 3,24,000 रुपए है। इस लागत पर 10 ग्रामीण हाट में भी कोल्ड रूम बनाए जाएंगे। हर कोल्ड रूम में 50-50 क्रेट भी दिए जाएंगे। पर्यावरण और जैव पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में जैविक खेती की अहम भूमिका होती है। किसान भाइयों, कीट नियंत्रण के लिए जैविक कीटनाशी का उपयोग करें। नीम की पत्ती, गौमूत्र, गुड़ और दलहन को मिलाकर जैविक कीटनाशी तैयार कर सकते हैं। पहले बताना चाहूँगा कि वास्तव में जो जैविक कीटनाशी जो बनाते हैं कि नीम पत्ता का यूरिन, गुड़ या कोई दाल, ये सब आपके पास में आराम से अवेलेबल है। और केमिकल्स जो हम लोग सजेस्ट करते हैं, जो बताते हैं कि पर्टिकुलर बीमारी के लिए पर्टिकुलर केमिकल आपको यूज करना है, वो आपको हर जगह अवेलेबल भी नहीं हो पाता है। प्लस केमिकल्स का प्रयोग से बहुत सारा वायु प्रदूषण होता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति का क्षरण होता है, या कह सकते हैं कि मिट्टी में जो भी हमारे सूक्ष्म जीवाणु है उसको भी हम मारते हैं। तो उस चीज़ का रोकथाम के लिए, या कह सकते हैं जो हम लोग प्रदूषण को बिल्कुल ना हो, तो खास करके दवा जो भी जीवनाशी हम लोग बनाते हैं जैविक विधि से, तो उस चीज़ का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से कह सकते हैं उससे हम मुक्ति पा सकते हैं। शिमला मिर्च की खेती के लिए अगस्त से सितंबर तक फसल लगा सकते हैं। शिमला मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए सामान्य प्रभेदों में कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर, अर्का मोहिनी या अर्का गौरव लगाएं, जबकि संकर प्रभेदों में भारत या इंदिरा लगा सकते हैं। शिमला मिर्च के सामान्य प्रभेद की बुआई में 800 ग्राम बीज और शंकर प्रभेद की बुआई में 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। सामान्य प्रभेद बुआई में कतारों और पौधों के बीच 45-45 सेंटीमीटर तथा संकर प्रभेदों की बुआई में कतारों और पौधों के बीच 60-60 सेंटीमीटर की दूरी रखें। शिमला मिर्च के सामान्य प्रभेद कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर, अर्का मोहिनी और अर्का गौरव की औसत उत्पादन क्षमता 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि शंकर प्रभेद भारत और इंदिरा की औसत उत्पादन क्षमता 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई, आप यदि फसल की बुआई कतारों में करना चाहते हैं तो इस काम के लिए कृषि उपकरण बिरसा बीज सह खाद ड्रिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उपकरण कतारों में बीज और खाद डालने का काम करता है। इस उपकरण की कार्यक्षमता 50 डिसमिल प्रतिदिन है। अब बारी है एक सफल किसान से मिलने की, तो आइए चलते हैं किसान के गांव। खेती में फसलों की गुणवत्ता तथा पैदावार बढ़ानी है तो तकनीकी ज्ञान होना अति आवश्यक है।
झारखंड राज्य के सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल प्रखंड के सुखसारी ग्राम के रामेश्वर सिंह इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपनी खेती में पारंपरिक विधि को तज कर उसमें तकनीक का समावेश किया है। तकनीक के समावेश से उनकी खेती पूरी तरह से बदल गई है। उनकी फसलों की गुणवत्ता बढ़ गई है तथा पैदावार कई गुना बढ़ गई है। पहले जब बाबूजी आए उस समय खेती ना के बराबर था, पूरा जंगल लगा हुआ था। एक एक खेती सफा करते गए, लगाते गए। उसके बाद हम लोग का भी जो खेती हो रहा है वो बढ़िया ढंग से अभी कर रहे हैं हम लोग। उस सीजन के हिसाब से हम लोग लगाते हैं। आइए जानते हैं भिंडी फसल में रासायनिक दवा के बिना बंधक और फल छेदक कीटों की रोकथाम कैसे करें। किसान भाइयों, खेत में भिंडी फसल लगाने से 1-1.5 महीना पहले खेत के चारों ओर घेराबंदी के तौर पर 2 कतार मक्का या ज्वार फसल लगा दें। इस घेरे के अंदर की भूमि पर भिंडी लगाएं। इससे भिंडी में बंधक और फल छेदक कीटों का प्रकोप नहीं होगा। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवगढ़ का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, आप देख रहे थे कृषि समाचार, जहां पे मंडी के भाव के बारे में जाना, मौसम का कैसा है मिजाज ये भी जाना। जानकारियां अभी और भी है। यहाँ पे रुकते छोटे से विराम के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, हम यूं गए और यूं आए। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार
ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी वीपी कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य वीपी तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। किसान भाइयों, आज का विषय आपके लिए बहुत ही खास है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं धान की समसामयिक देखभाल आप कैसे करेंगे, किन किन बातों का खास तौर पे ध्यान रखेंगे ताकि धान का अच्छी पैदावार हो, अच्छी मुनाफा भी आपको मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए आपको लेके चलते स्टूडियो, जहाँ पे हमारे विशेषज्ञ हमसे जुड़ चुके हैं। नमस्कार, कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, झारखंड में बड़े पैमाने पर धान की खेती की जाती है। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो मुख्य रूप से धान की ही खेती करते हैं। इस वर्ष बरसात अच्छी नहीं हो रही है, कई तरह की आपके साथ समस्याएं हो रही हैं। इन समस्याओं से आप कैसे निजात पाएं और किस तरह से जो लगा चुके हैं धान की जो फसल है उसकी देखभाल करें, इसी विषय पर आज हमारी बातचीत होगी। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर परवेज आलम स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर परवेज आलम बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में बतौर वैज्ञानिक कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। जोहार किसान भाइयों। किसान भाइयों, तमाम जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाएँगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने कहा कि इस वर्ष बारिश नहीं हो रही है, बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो पहले बीज तैयार किए हैं और बीज तैयार करने के बाद रोपा कर चुके हैं। अब उनके लिए परिस्थिति अच्छी नहीं रहेगी, खराब हो रहा है बीज। तो ऐसे में जो बिचड़े लगा चुके हैं, जो रोपा कर चुके हैं, उनके लिए क्या सलाह है, उनको क्या करना चाहिए, क्या सावधानियां अपनानी चाहिए इस वक्त? ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं हो रही है ना, कम बारिश हो रही है ना। तो कम बारिश के चलते हो क्या रहा है कि किसान जो बिचड़ा लगा चुके हैं उस बिचड़ा को बीज स्थली से अपने खेत में ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि पानी इतना ज़्यादा नहीं है कि वो कादा कर सकें, और कादा जब नहीं होगा तो रोपा नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। अब इस चक्कर में क्या हो रहा है कि जो बिचड़ा की जो आयु है वो दिन प दिन बढ़ते जा रही है। मैं समझता हूँ कि किसान भाई जून के अंतिम सप्ताह में इस उम्मीद में कि जुलाई में बारिश हो जाएगी और बिचड़ा उन्होंने लगाया होगा। क्योंकि बिचड़ा लगाने में जो सीड्स हैं, बीज हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और चूँकि इसका रेट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर उनका बिचड़ा जो है खेत में ट्रांसफ़र नहीं हो पाया तो एक बहुत बड़ा नुकसान किसान भाई को बिल्कुल हो जाएगा। तो ऐसे में तो हम यही प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से कि पानी यथाशीघ्र झारखंड में जो मानसून जो रूठा हुआ है वो पुनः सक्रिय हो जाए और हमारे किसान भाई रोपा कर सके। और अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि मान लीजिए ठीक है, अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हो सकता है आज से ही पानी स्टार्ट हो जाए, जिसकी संभावना पूरी बनती दिख रही है, तो उस हालत में अपने बिचड़े को बर्बाद ना करें जी, है ना। मान लीजिए कि आपका बिचड़ा जो है 40 दिन का हो गया है, 45 दिन का हो गया है, तो जो 45 दिन के तक के जो बिचड़े हैं उसको आप कोशिश करिए कि आप उसको रोपा में ले लें। अच्छा, 45 दिन तक का 45 दिन तक के बिचड़े को लिया जा रोपा में इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा सावधानी के साथ। थोड़ी सावधानी क्या है कि जब आप बीज स्थली से उसको उखाड़ेंगे तो होगा क्या कि आप देखेंगे कि जब 45 दिन का जब बिचड़ा हो जाता है तो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो वो बड़ा बिचड़ा को अगर आप खेत में जाके ट्रांसप्लांट करेंगे तो वो अच्छा नहीं होता है ना। उत्पादकता पर असर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसके जो माथा है ऊपर से उसको तोड़ देते हैं। अच्छा, बिचड़े के माथा को ऊपर से 6 इंच हाथ से ही नचोड़ के तोड़ के हटा देते हैं और तब जो है बिचड़े को रोपा हम करते हैं। इससे क्या होता है कि इससे ये होता है
कि जो रोपा करते हैं वो उसका सेटिंग बहुत अच्छा होता है, और जो आप पीछे जो गए हैं अभी तक बिना पानी के, उसको आप मेकअप कर सकते हैं। दोबारा फिर बिचड़ा तैयार करने की जरूरत हाँ, दोबारा बिचड़ा करेंगे तब तो भाई अब टाइम नहीं है, समय भी नहीं और आर्थिक नुकसान हाँ भी है। बिल्कुल, क्योंकि 15 अगस्त ही हम लोग बोलते हैं कि डेडलाइन होता है, उसको आप रोपा किसी भी हाल में ख़त्म कर देना चाहिए। अगर ये 15 अगस्त बीत गया तो मैं कहूँगा कि आप तब धान की खेती ना करें, कोई और फसल आप देख लें जो आपको अच्छा लगता है। ऐसे बहुत सारे विकल्प हैं, ऐसा नहीं है कि धान ही हम लगाएंगे और दूसरे हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ विकल्प हैं और उन विकल्पों पे हम जा सकते हैं। ठीक है, तो एक तो मैंने बता दिया कि जो बिचड़ा है उसको उखाड़ने के बाद उसका माथा को निचोड़ के और खेतों में लगाएं आप, ये कर सकते हैं। ये विशेष परिस्थिति में ऐसा किया जा सकता है। तो इसमें घबराने की बात ये नहीं, अगर 45 दिन तक का है तो फिर अगर नहीं है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि फिर आप दूसरा कोई विकल्प चुन लें। डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो जिनका बिचड़ा मान लीजिए कि उससे भी ज़्यादा समय का हो गया, विकल्प का ये, अगर मान लीजिए कोई प्रभेद चुनना हो इस वक्त, तो आप क्या सलाह दें? कौन सा प्रभेद चुने ताकि और लगाने का क्या तरीका हो? क्योंकि बहुत सारे किसान भाई हैं जो विकल्प के तौर पर धान और फिर विकल्प के तौर पर धान ही देखते हैं। जी, सही प्रश्न है आपका। वो किसान भाई जो विकल्प धान के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है, तो उसमें भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अब हमको ये करना होगा कि अगर आपको फिर से मतलब आपका बिचड़ा ओवरेज हो गया, मान लीजिए 50 दिन का हो गया, 55 दिन का हो गया, 60 दिन का भी हो सकता है, तब उस बिचड़ा को तो बेहतर है कि आप उसको अपने जानवर को खिला दें, है ना, ये उनका एक चारा बन जाएगा। लेकिन अब दूसरा सवाल रहा कि क्या फिर धान की खेती नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं। बहुत सारी वैरायटीज़ जो 100 से 110 दिन में जो पक के तैयार हो जाती हैं, उनको आप सीधी बुआई करें। अभी का टाइम है कि अब अगर मिस कर गए हैं तो मैं उस प्रभेद का नाम बताऊंगा आपको, उस प्रभेद को आप सीधी बुआई करें। मैंने अभी कुछ दिन पहले राज्य सरकार के प्रतिनिधि से भी हमारी बातचीत हुई थी और एक मीटिंग हुआ था, उसमें यह तय पाया गया कि जो 110 दिन की जो वैरायटी, जैसे सबसे महत्वपूर्ण वैरायटी है सहभागी अभी बहुत उपलब्ध मात्रा में सरकार के पास उपलब्ध है। ठीक है, अगर किसान भाई सहभागी ले सकते हैं, बिरसा विकास धान 109 ले सकते हैं, बिरसा विकास धान 110 ले सकते हैं, बिरसा विकास धान 111 ले सकते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि वो प्रभेद जो 110 दिन 115 दिन में पक के तैयार हो जाती है, वैसे प्रभेद का चुनाव करें जी, और उसको सीधी बुआई करें, डायरेक्ट सोइंग करें, है ना, रोपा नहीं करना है, सीधा खेत में लाइन ओपन करके। और जो बारिश सीधी बुआई करेंगे किसान भाई, तो क्या तरीका अपनाएंगे? सीधी बुआई करने के लिए उनको क्या क्या सावधानी? सीधी बुआई करने के लिए जैसे हम बताते हैं किसान भाई को ना कि जो टाण जमीन में आप सीधी बुआई करते हैं, तो टाण जमीन में कैसे सीधी बुआई करते हैं? 15 जून से लेकर के 30 जून के आसपास हम किसान को अक्सर ये बात आपके माध्यम से ही बताते रहते हैं कि अपलैंड में टार क्षेत्र में धान की सीधी बुआई करनी चाहिए। तो कैसे करते हैं धान की सीधी बुआई? 25 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर पे आप लाइन खोदते हैं, है ना। लाइन खोदने के बाद उसमें जो फर्टिलाइज़र है, जो खाद है, पहले आप खाद गिरा देते हैं, और खाद गिराने के बाद जो भी वैरायटी आपको लेना है उस वैरायटी या प्रभेद को वहाँ पे गिरा के लाइन बंद करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो टाइम कुछ बच जाता है ना। जो रोपा में जो 20-25 दिन का रोपा हुआ, फिर वहाँ पे उखाड़ करके दूसरे जगह रोपा करते हैं हम लोग। तो ठीक है, ये बात तो सत्य है कि रोपा में यील्ड बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन यहाँ पे वो बात है कि नए मामा से काना मामा अच्छा है। तो मान लीजिए कि आपको जहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे सीधी बुआई करके आप कुछ ना कुछ धान की फसल वहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन सावधानी वही रखना है कि वैसा प्रभेद न चुने जो लंबी अवधि के हो, है ना। शॉर्टर ड्यूरेशन का प्रभेद लें। मैंने कुछ नाम बताया आपको, और उसकी उपलब्धता भी, और उसकी सबसे बड़ी बात है कि सहभागी धान की उपलब्धता झारखंड में पर्याप्त मात्रा में है। कहीं भी किसान इसको परचेज कर सकते हैं, जहाँ से भी वो परचेज करना चाहें कर सकते हैं। सरकार हमारी इस चीज़ को उपलब्ध करा रही है, और सरकार का विशेष ध्यान भी इस पर है कि किसान का खेत
खाली ना रहे। बिल्कुल। आमतौर पर डॉक्टर साहब जो बिचड़ा हम लगाते हैं उसके बाद वो पौधा जो रोपा के बाद वो तैयार होने लगता है, तो हम कैसे समझ पाएँ कि अब पानी कम हो रहा है इसमें, ये बिचड़ा अब इसको पानी की ज़रूरत है, तो ये जो लक्षण हैं क्या होंगे, कैसे हम समझ पाएँ कि ये सूखा की स्थिति में? सूखा की स्थिति में आ गया, बहुत आसान होता है ये दोनों कंडीशन में, सिर्फ बीज स्थली में नहीं जी, बल्कि अगर मान लीजिए किसी किसान के पास लगाने के समय पानी की उपलब्धता थी, मान लीजिए सिंचाई था या तालाब का पानी था, कुआं का पानी था, किसी तरह से उन्होंने पानी लेकर के खेत में रोपा करके बिचड़ा वहाँ डाल दिया, समय पर डाल दिया, ठीक है, बिचड़ा तो वहाँ पे उग रहा, ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब जब पानी चाहिए था, जैसा कि अभी मानसून रूठा हुआ है, तो क्या हुआ, पानी नहीं मिला, तो क्या होगा, धीरे धीरे बिचड़ा अगर बीज स्थली में वहाँ है तो, और नहीं तो रोपा कर चुके हैं तो खेत में तो क्या होगा कि अब पानी का कमी हो रहा है, उतना पानी हमारे पास है नहीं कि हम दे पाए, तो पौधा भी जो होता है ना वो हमारे आपके तरह वो जीवित चीज़ होते हैं जी। तो जैसे हम आपको कहें कि अब आपको खाना नहीं देंगे, आप 4-5 दिन 10 दिन बिना खाने का रहिए, तो आप क्या करते हैं, आप करते हैं कि धीरे धीरे अपने खाना को कम करना शुरू करते हैं जी। है ना। तो पौधा में भी एक क्रिया है, एक प्रक्रिया है जिससे पौधा के अंदर जो पानी है उसको बाहर जाने से रोकने की कोशिश करता है ना। और इस रोकने की कोशिश में उसके जो पत्तियां होती हैं वो गोल गोल घूमने लगती हैं। अच्छा। मतलब गोलाई में पत्ती रोल हो जाती है। पत्ती तो ऐसे खुला रहता है ना, तो खुला रहेगा तो क्या होगा, ज़्यादा पानी वाष्प बन के निकलेगा। लेकिन उसी को अगर पत्ती जो है वो अपने आप को बचाने का एक तरीका है, तो पत्ती जो है वो आत्मरक्षा के लिए, आत्मरक्षा का, बस आप बिल्कुल सही पकड़े। तो पत्ती धान के जो पौधे हैं अपने पत्तियों को गोल गोल घुमा लेती हैं, जिससे कि पानी ज़्यादा वाष्प बन के ना उखड़े, ना निकले वहाँ से। अब इसके बाद भी अगर नहीं हो पाया पानी, मान लीजिए पानी उसके बाद आ गया, पत्तियां फिर खुल जाएंगी, है ना, फिर अपने नॉर्मल में आ जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी अगर पानी नहीं आया तो क्या होगा, अल्टीमेटली डेथ ही होता है, मतलब पौधे सूख जाते हैं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बन रही है कि अगर आपको दिख रहा है कि पत्तियां गोल गोल घूम चुकी हैं और बारिश का या फिर पानी का आपके पास कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है, तो उस हालत में हम क्या कर सकते हैं, हम पौधे को थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं जी। सपोर्ट क्या करेंगे कि मान लीजिए कि एक आपका खेत है, उसमें 1000 पौधे हैं, एक उदाहरण हम दे रहे हैं जी, जी। तो 1000 पौधे हैं, तो उसमें हम अगर सबको वहीं पर रहने दें तो क्या होगा, पानी की खपत तो सबको चाहिए, पानी का रिक्वायरमेंट सबको है। हम क्या करते हैं कि कुछ पौधे को वहाँ से उखाड़ लेते हैं, मतलब मान लीजिए 25% पौधे को हम लोग वहाँ से या 30% पौधे को वहाँ से हम लोग बीच से उखाड़ लिए। तो क्या हुआ, अब जो 700 पौधे या 650 जो पौधे बचे उसमें वही पानी अब उन लोगों को मिल रहा है और वितरण हो गया, उसका वितरण हो गया। हाँ। तो एक तरह से फिर हमने एक कोशिश किया कि चलो देखते हैं, अगर 10 दिन और पानी नहीं आता है, कुछ पौधे कम कर लेते हैं। जीवन रक्षा का ये उपाय, ये जीवन रक्षण का प्रणाली है। एक तो पौधे ने कोशिश किया, दूसरे हम भी कोशिश कर सकते हैं कि पौधे को हम बचा सकें। अच्छा, अब अगर बारिश नहीं हो रहा है, जानवर के पास खाने का भी प्रॉब्लम है, जानवर का चारा भी तो चाहिए जी। तो उस हालत में ये जो 350 या 300 जो पौधे उखाड़े, उसको आप जानवर को भी फीड करा सकते हैं। ये सब इसलिए करते हैं कि इस आशा में कि कल पानी हमको मिल जाएगा। अगर पानी मिल गया तो फिर आपकी जो गाड़ी जो रुकी पड़ी थी वो वहीं से चल पड़ी, और जहाँ पे कुछ उत्पादन नहीं मिलता, बिल्कुल आप जो भी पूंजी लगाए थे अपने बीज में, सिंचाई में, खेत तैयार करने में बहुत पैसे खर्च होते हैं, उन पैसों से पूरा तो नहीं लेकिन हाँ कुछ तो आपको आमदनी हो जाएगी हमारे किसान भाई। और जो भूखमरी की समस्या आती है, जो सुखाड़ हो जाता है, जो हम लोग कहते हैं कि अब बिल्कुल खेतों में कुछ नहीं बचा, उस स्थिति को हम लोग ना आने दें। जहाँ तक हो हम लोग कोशिश करें, पौधा तो अपने से कोशिश कर रहा है, हम भी थोड़ा सा कोशिश करें, तो इस तरह से मिलजुल के हाथ बढ़ाएंगे तो ये सूखे की हम लोग परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जिनके पास सिंचाई की उपलब्धता है और चूंकि बारिश हल्की फुल्की हो भी रही है तो उनके तालाब वगैरह में या आसपास के क्षेत्र में पानी हो, तो उनका जो बिचड़ा है वो तो अब बड़ा होने लगा है।
तो जब बड़ा होने लगा है, रोपा कर चुके हैं, तो इस वक्त कुछ सामयिक देखभाल की ज़रूरत पड़ेगी। जो सुखाड़ में आ गए हैं, जो जिनके पास पानी सही नहीं है, उनके लिए तो आपने उपाय बताया, लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जिनके पास जो बिचड़ा लगा चुके हैं, रोपा कर चुके हैं, रोपा कर चुके हैं, बिचड़ों को रोपाई हो गई है, तो अब वो बढ़ना शुरू कर दिए हैं। अब उसके साथ साथ भी कुछ कृषि कार्यों की जरूरत होगी, उनके लिए तो अलग व्यवस्था होगी, जैसे खरपतवार वगैरह नियंत्रण, उनके लिए क्या हम बता रहे हैं। तो मैंने तो ये बताया आपको। तो देखिए, मेरा जो इसके पहले वाले प्रश्न का जो मैंने उत्तर दिया आपको, उसमें यही था ना कि खेत से पानी का कम से कम लॉस हो, है ना। अब वहाँ पे आपका धान का पेड़ है या फिर खरपतवार का पेड़ है, पानी दोनों जगह से लॉस हो रहा है। तो खरपतवार को तो बिल्कुल ही नहीं पनपने देना है। खरपतवार को बिल्कुल, खेत को आपको खरपतवार फ्री रखना है ना। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रहे। इससे पानी की भी बचत होगी, बिल्कुल पानी की बचत होगी, पोषण की बचत होगी। और जो ये सिचुएशन है, इस हालत में जो हमारा, अगर खरपतवार के साथ पौधे को रखेंगे, साथ साथ बढ़ने देंगे, तो हो सकता है कि उस पानी में अगर खरपतवार नहीं रहता तो 15 दिन चलता और चलता, हाँ। और अगर खरपतवार के साथ छोड़ देंगे तो क्या होगा, 7 दिन में ही मर जाएगा। बिल्कुल। तो खरपतवार तो कभी भी कृषि कार्य में कभी भी वो सहायक नहीं है, हमारा दुश्मन है। हर दुश्मन को हमेशा निकाल देना चाहिए। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, तमाम जानकारी आप तक पहुंची। अगर आप इन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं तो इन उपायों को अपनाएं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, आपसे भी चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार, जोहार किसान भाई।